करें। नयन मेरे साथ हो, आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके। सो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ टेबल तक कर लिया था, सॉरी हमने न्यूलैंड लॉ तक कर लिया था, लॉथरमेयर कर्व भी देख लिया था। नयन यहीं तक किया था? सर मेंडलीव का स्टार्ट कर दिया था, बस आपने ये बताया था मेंडलीफ कि का उसने स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू विद द मेंडलीफ टेबल। तो मेंडलीफ टेबल के बारे में जो जो पॉइंट हमें नोट करने चाहिए, सबसे पहले he arranged the elements in increasing order of atomic mass. Second, he arranged 63 elements, जितने उस टाइम तक पता थे, जो उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके 63 एलिमेंट्स थे, उनको एटॉमिक मास के आधार पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया। 63 एलिमेंट्स नोन टिल दैट टाइम। He arranged the elements in 8 groups and 7 periods. Probably मैंने कल यहाँ पे 9 ग्रुप बोला होगा, उसकी स्टोरी भी मैं आज यहाँ क्लियर करूंगा। मेंडलीफ के टेबल में टोटल उसने 8 वर्टिकल कॉलम बनाए। ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रुप नंबर वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप। वर्टिकल कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड ग्रुप। ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 और 7 horizontal rows। row number 1, this is horizontal row, this is called period। row number 2, 3, 4, 5, 6 and 7। so row number 1, period number 1, period number 2, period number 3, period number 4, period number 5, period number 6, period number 7। so 7 horizontal rows, vertical columns, group number 1 to group number 8। सबसे पहले जब मेंडलीफ टेबल प्रपोज हुआ था तो उसमें 8 ग्रुप थे। कुछ सालों बाद जब तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक टेबल इसी 8 ग्रुप पे आधारित था। कुछ सालों बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उनको एक्सट्रीम लेफ्ट में एक नया ग्रुप में रख दिया गया, ग्रुप नंबर 0 ग्रुप। सो लेटर ऑन noble gases were discovered and the table was modified। जब मेंडलीफ टेबल प्रपोज हुआ था तब तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी। लेटर ऑन जब नोबल गैसेस मिली तो नोबल गैसेस के लिए सेपरेट ग्रुप बना दिया गया, ग्रुप नंबर 0 के नाम से, और उसे एक्सट्रीम लेफ्ट में रख दिया गया। तो लेटर ऑन अगर आपसे कोई पूछता है सवाल, हाउ मेनी ग्रुप्स इन द मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड, तो मॉडिफाइड टेबल में 9 ग्रुप थे। मॉडिफाइड टेबल में
9 ग्रुप थे, लेकिन ओरिजिनल मेंडलीव के टेबल में 8 ग्रुप थे। सो हम बोलेंगे इन द मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल there were 9 groups including 0 group for noble gases. सो नोबल गैसेस के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट में एक नया कॉलम काउंट किया गया 0 ग्रुप के नाम से। सो ओवरऑल फाइनली मेंडलीव टेबल में, मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल में 9 ग्रुप थे और हॉरिजॉन्टल रो 7 की 7 थी। बट इनिशियली जब ये टेबल प्रपोज हुआ था तो 8 ग्रुप थे और साथ में 7 पीरियड थे। उसके बाद जो आपके लिए पॉइंट जानना जरूरी है, हर ग्रुप के अंदर, ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 3 में, हर ग्रुप में फर्दर 2 पार्ट कर दिए। एवरी ग्रुप एक्सेप्ट 8th ग्रुप, तो अंडरलाइन एक्सेप्ट, ग्रुप नंबर 8 को छोड़ के ग्रुप नंबर 8 ड्रॉ करना पड़ेगा। आई एम गिविंग यू ए पॉज, जस्ट एंश्योरिंग कि आपने नोट कर लिया, ताकि मैं इसे इरेज करके फिर समझा सकूं इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। हर ग्रुप के आगे फर्दर सब ग्रुप बना दिए, पर 8th ग्रुप को छोड़ के। तो मेंडलीव टेबल में पहले 8 ग्रुप थे, फिर जब लेटर ऑन नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो फिर एक 0 ग्रुप नाम का भी इंट्रोड्यूस किया गया कॉलम। 0 ग्रुप में नोबल गैसेस रखी गई। हर ग्रुप के अंदर 2 सब डिवीजन थे, लेकिन 8th ग्रुप में कोई सब डिवीजन नहीं था। So let's say for example, अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं तो आप इसे, अगर एनसीईआरटी खोलोगे ना बच्चों, तो एनसीईआरटी में आपको पीरियोडिक टेबल लिखा मिलेगा, मेंडलीव टेबल। उसमें आप देखना, जैसे मान लो कि ये ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 में सपोज यहां हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबीडियम, सीजियम ऐसा लिखा मिलेगा। तो बेटा आपको उस ग्रुप में एक और चीज दिखेगी, यहां लिखा मिलेगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये जो ग्रुप नंबर 1 है ना, इसके 2 पार्ट्स फिर से कर दिए, अंदर 2 पार्ट्स, ऐसा नाम दे दिया 1B 1A, पूरे ग्रुप नंबर 1 को 1A 1B। इसी तरह अगर मैं ग्रुप नंबर 2 की बात करूं ना, तो ग्रुप नंबर 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, लेकिन साथ में यहां लिखा मिलेगा आपको जिंक, कैडमियम, मरकरी। हर ग्रुप के अंदर 2 सब डिवीजन थे, 2A 2B। तो टोटल ग्रुप कितने थे? 8, 1 से लेके 8 तक। 8th ग्रुप में सब डिवीजन नहीं किया,
इसी प्रकार से जो नोबल गैसेस का जीरो ग्रुप एक्सट्रीम लेफ्ट में मिलेगा उसमें भी सब डिवीजन नहीं की। तो टोटल कितने ग्रुप्स में सब डिवीजन की? ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ग्रुप्स में सब डिवीजन है। हर ग्रुप के अंदर ए बी ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, 8th में कोई सब डिवीजन नहीं है और नोबल गैसेस वाले ग्रुप में भी कोई सब डिवीजन नहीं है। सो एवरी ग्रुप वाज सबडिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, मतलब जीरो ग्रुप, एंड ग्रुप नंबर 8। अगर आप मॉडिफाइड टेबल को एनसीईआरटी में से देखोगे तो ग्रुप नंबर 8 में आपको 3-3 के जोड़े मिलेंगे, ऐसे 3, और हमने 3-3 के जोड़े का नाम रखा था ट्राइएड। तो अगर मैं यहां पर ट्राइएड की बात करूं तो टोटल 9 एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 8 में है। 3 का ट्राइएड, 3 का ट्राइएड, 3 का ट्राइएड, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा। सो ग्रुप नंबर 8 में टोटल 9 एलिमेंट्स है, 3-3 के 3 पेयर्स। सो इन ग्रुप नंबर 8 there are total 9 elements in form of 3 triads. This is triad 1, triad 2, triad 3. So 3-3 के ट्राइड में ग्रुप नंबर 8 को टोटल 9 एलिमेंट्स को बांटा गया। सो ग्रुप नंबर 1 में ए बी, ग्रुप नंबर 2 में ए बी, ग्रुप नंबर 3 में ए बी, ऐसे करते करते सारे ग्रुप्स में ए बी पार्ट्स हैं। लेकिन नोबल गैसेस में जीरो ग्रुप में सिर्फ नोबल गैसेस से कोई सब डिवीजन नहीं थी, लेकिन नोबल गैसेस बाद में कुछ साल बाद मेंडलीफ टेबल में ऐड हुआ। सो दैट वाज मॉडिफाइड मेंडलीफ टेबल। और 8th सब ग्रुप के अंदर, 8 ग्रुप के अंदर, सॉरी नो सब ग्रुप, 8 ग्रुप में 9 एलिमेंट्स हैं, उनको 3-3 की 3 रोज में अरेंज किया। पर ये जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं, दे आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। राइट, नोटेड। सो मेंडलीफ टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता हो, आपको मेंडलीफ टेबल याद बिल्कुल नहीं करना, लेकिन एनसीईआरटी में देखना जरूर है। आपको ये पता होना चाहिए मेंडलीफ टेबल में कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे, नोबल गैसेस किस ग्रुप में थी, और 8th ग्रुप में कितने एलिमेंट थे। इसे ये सब याद होना चाहिए, ये सब जरूर याद होना चाहिए। अच्छा, बोर्ड बड़ा करूं? ओके। So this table was made by the arrangement of the element in the increasing order of atomic mass. So जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मेंडलीफ टेबल से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी में इसकी इमेज भी मिलेगी और आपको वहां पर देखने में भी मिलेगा कि हर ग्रुप के अंदर 2-2 सब डिवीजन है। और हमें ये टेबल याद नहीं करना, हमें इसके बारे में जितना मैंने लिखाया नोट्स में, इट इज मोर देन इनफ फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। और जब तक हम इस टेबल को एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते जा रहे थे, तब तक एटॉमिक नंबर का आइडिया भी नहीं लगा था। मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी सुनाता हूँ मेंडलीफ की, आपको शायद सुन के कुछ पता भी लगे और कुछ बच्चों ने शायद ये स्टोरी सुनी भी हो। मेंडलीफ जो पर्सन थे, ही वॉज फ्रॉम रशिया।
रशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। और मेंडलीव के अराउंड, आपको जान के हैरानी होगी, मेंडलीव के 11-12 भाई बहन थे। Mendeleev was a male scientist and he had around 11 to 12 brother sisters. मेंडलीव के जो फादर थे वो बेसिकली कोई फार्मर काइंड ऑफ थे, और उनकी बहुत अर्ली एज में किसी डिजीज के कारण डेथ हो गई। तो छोटी उम्र में उस फादर उसके एक्सपायर हुए। फिर उसकी जो मदर थी वो ये चाहती थी कि मेंडलीव पढ़ा लिखा इंसान अच्छा बने, तो वो उसे मॉस्को तक ले आई, सेंट पीटर्सबर्ग से। सेंट पीटर्सबर्ग इज ए लोकेशन इन रशिया, और शी कैरिड हिम फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू मॉस्को। और वहां पर आके उसने उसका पालन पोषण करने के लिए अराउंड किसी कांच की, ग्लास की फैक्ट्री में काम किया, और ग्लास की फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट हुआ और उसकी मदर की भी डेथ हो गई। तो अल्टीमेटली उसको अपने घर को भी चलाना था और खुद की पढ़ाई भी मैनेज करनी थी, और इस बीच में उसके कुछ सिबलिंग्स की भी डेथ हुई। इतनी हार्श कंडीशन में उसने पढ़ाई भी की, लेकिन जो सबसे ज्यादा बात फेमस थी उसकी पर्सनैलिटी को लेके, दैट वाज कि वो बहुत बड़ी बियर्ड रखता था। कभी उसकी पिक्चर देखना एनसीईआरटी में या गूगल पे, बाल बड़े बड़े थे, दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी। और कुछ लोगों ने उसके ऊपर ऐसे भी कमेंट्स किए उस जमाने में कि ये बंदा नहाता भी नहीं है, मतलब उससे स्मेल आती थी। सो ही वाज नॉट लाइक दैट ऑफ कि अपने आप को मेंटेन करके रखना। नाउ अब मुद्दा ये उठता है, उसने सबसे पहले एक बुक पब्लिश की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि बच्चों ने उसकी बुक को पसंद नहीं किया। और उसको ये चीज बहुत दिल पे, मतलब कि यार कि ये तो बहुत उसको फील हुआ, दिल पे लगी कि मेरी बुक बच्चों को पसंद क्यों नहीं आ रही। तो उसने अपने किसी स्टूडेंट से बात की, तो उसके स्टूडेंट ने बताया हमारे लिए ये समझना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता ही नहीं कि कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज है, तो ऑर्गेनिक कैसे समझे। तो उसने इस मामले को काफी सीरियस लेवल पे लिया। उसने सोचा कि एलिमेंट्स को कोई तो तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने का कुछ सिस्टमेटिक मेथड तो हो। सो ही स्टार्टेड रनिंग हिज माइंड कि कैसे एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के आधार पे एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करें। तो उसने क्या किया, कार्ड्स बनाने शुरू किए और कार्ड्स पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिखी और कार्ड्स को जंबल करता रहता था। और उसने उन कार्ड्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया। फिर देखा कि इस एलिमेंट के एटॉमिक मास के हिसाब से अगर इसकी पोजीशन इस एलिमेंट के बाद आनी चाहिए कार्ड के ऊपर, पर इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है। तो कई बार वो बेचारा फंस रहा था, कई बार मास नंबर के आधार पे अरेंज करने से एलिमेंट की पोजीशन अपने कार्ड्स में वैसे नहीं आ रही जैसी उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से आनी चाहिए। तो उसने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचा, दिन रात उसका माइंड इसी थॉट में चलता था कि कैसे एलिमेंट्स को अरेंज करे सिस्टमेटिक वे में। और ये जो स्टोरी मैं इस वक्त आपके सामने रख रहा हूँ ये उस जमाने की है जिस जमाने में पूरे वर्ल्ड में केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई थी कि एटॉमिक मास के लिए रेफरेंस किसको माने, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को या कार्बन को। तो उस टाइम जर्मन में एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई गई जिसमें टीचर्स को बुलाया गया ताकि टीचर्स अपना अपना व्यू रखें, कुछ डिस्कशन करें, पता लगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकले कि एटम का मास फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन को रेफरेंस अगर ना रखे तो किसको रखे। तो वहां पर न्यूलैंड भी आया हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस में न्यूलैंड भी आया हुआ था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो उसके जो साइंटिस्ट थे आसपास के दोस्त, उसमें न्यूलैंड भी आया हुआ था, लॉथरमेयर भी आया था। तो न्यूलैंड को तो पहले उसके दोस्तों ने बहुत उसकी बजाई कि लाइक तूने ये बोला था कि एटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर में अरेंज करे और 20 एटॉमिक नंबर के बाद तो तेरा मॉडल ही फेल हो गया, इससे अच्छा तो तू एलिमेंट्स के नाम को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेता। ऐसे उसको कमेंट कर रहे थे।
तो बेसिकली न्यूलैंड के मॉडल के बाद जब लॉथरमेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का आइडिया दिया, जो भी कल हमने ग्राफ किया, लॉथरमेयर उसी दिमाग के साथ सोच रहा था जैसे मेंडलीफ सोच रहा था। तो मेंडलीफ और लॉथरमेयर की उस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई, आपस में इन्होंने अपने शेयर्स किए, अपने ओपिनियन, और मेंडलीफ को समझ में आ गया था कि लॉथरमेयर का जो लॉजिक है वो वैसे ही सोच रहा है जैसा कि वो खुद सोच रहा है। उसको अपने विश्वास, अपने पर और भरोसा आया। अब लॉथरमेयर की एक गलती थी यहाँ पे, उसने अपना माइंड बहुत अच्छा लगाया हुआ था, सोचा था, लेकिन उसको अपने तथ्य पे भरोसा नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी वो और टाइम ले रहा था अपनी थॉट के साथ अपने मॉडल को प्रपोज करने के लिए, उसमें और इंप्रूवमेंट का स्कोप देख रहा था। इतने में मेंडलीफ ने बहुत ज्यादा काम किया अपनी थॉट पर, उसको और इम्प्रोवाइज किया और धड़ाधड़ काम किया, और उसने अपना पेपर पब्लिश कर दिया कि इट इज ए मेंडलीफ टेबल। और उस मेंडलीफ टेबल में, उस मेंडलीफ टेबल के आधार पे लेटर ऑन इन फ्यूचर मेंडलीफ को नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन मेंडलीफ के टेबल में जो काफी सारे सच वाक्य थे, तथ्य थे, वो लॉथरमेयर की थॉट से मैच करते थे। तो लॉथरमेयर ने पब्लिक में अपना एक व्यू शेयर किया कि ये थॉट तो मेरी भी थी, तो नोबेल प्राइज का तो कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए, शेयर होना चाहिए था। फिर मीडिया भी हेल्प कर रहा था उसको कि हाँ यार, अगर उसका ये आइडिया था। बट ओनली डिफरेंस वाज कि लॉथरमेयर ने देर कर दी और मेंडलीफ ने सही समय पे चौका मारा। ऐसा नहीं था कि मेंडलीफ ने कुछ लॉथरमेयर का चुराया, नहीं, मेंडलीफ ने हार्ड वर्क किया, टाइम पे किया, और सही टाइम पर उसने सक्सेस ली। और सारा मेंडलीफ का जो टेबल हमने ये देखा, ये मेंडलीफ का टेबल बहुत सालों तक चला, काम का था ये टेबल। लेकिन मेंडलीफ ने अपने टेबल में जो चीज बहुत अच्छी गिनी गई, मेंडलीफ को असली सक्सेस मेंडलीफ के टेबल की सच्चाई और उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज मेंडलीफ के मरने के बाद हुई। क्यों? क्योंकि मेंडलीफ ने कुछ कुछ जगह पर अपने टेबल में गैप छोड़े। लेट से उसको ये एलिमेंट पता है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा, पर ये उस समय तक डिस्कवर ही नहीं, तो उसने गैप छोड़ दिया। मेंडलीफ लेफ्ट द गैप फॉर सम एलिमेंट्स। लेकिन उसने ये स्मार्टनेस लगाई कि यहाँ जो एलिमेंट आएगा, अगर वो बेरिलियम के नीचे आएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज बेरिलियम से मैचिंग होंगी। यानी कि जिस एलिमेंट की पोजीशन उसने गैप के फॉर्म में छोड़ी, जो उस जमाने में डिस्कवर्ड नहीं था, उसने उसकी प्रॉपर्टीज पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी। और उसने बोल दिया था कि जब भी ये एलिमेंट आएगा तो उसकी ये प्रॉपर्टीज ऐसे होंगी, इसका मास इस रेंज में होगा, इसका वॉल्यूम इस रेंज में होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट इस रेंज में होगा, इसकी वैलेंसी इतनी होगी, ये ऑक्सीजन से ऐसे रिएक्ट करेगा। उसके ये जो प्रिडिक्शन थे वो इस तथ्य पर थे कि जो एलिमेंट एक ही कॉलम में आ रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट उसने इस बेसिस पे किया कि जो भी यहाँ पर एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज अपने ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट से मैच करती होंगी। और उसने कुछ गैप्स छोड़े। और लेटर ऑन अराउंड 1901 और 1903 में उसकी डेथ हुई। और उसके मरने के अराउंड 30 साल के बाद पहली बार एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ, गैलियम। और गैलियम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल वो मैच कर रही थी जो वो बता के जा चुका था। गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीटियम, स्कैंडियम और न जाने बहुत सारे। सूर्यांश ने बिल्कुल ठीक बताया, 1907 में उसकी डेथ हुई। अराउंड 30 इयर्स बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे डिस्कवर हुए जिनकी पोजीशन बिल्कुल वही थी जहां उसने गैप छोड़े थे, और उनकी प्रॉपर्टीज भी वो मैच हो गई जैसा कि मेंडलीफ प्रिडिक्ट करके गया था। सो बेसिकली मेंडलीफ टेबल की इंपॉर्टेंस तब हुई जब कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनकी प्रॉपर्टीज मेंडलीफ की प्रिडिक्शन से मैच भी कर रही थी। तो हम पहले देखेंगे कि मेंडलीफ टेबल के अचीवमेंट क्या थे। बच्चों ने तो नेट से देख के फटाफट मुझे बता भी दिया कि मेंडलीफ की डेथ हुई समथिंग 2 फरवरी 1907। यस, तो 1937 में एक एलिमेंट डिस्कवर हुए कुछ। तो अब हम ये देखते हैं कि मेंडलीफ टेबल की अचीवमेंट क्या थी।
of achievement of Mendeleev table. Number one, it was first attempt to arrange the elements in form of table and systematic idea to predict properties of the element. Systematic idea to study the properties of the element. That was its first application. Second, he predicted the position of few elements for which he placed gap in his table. For example, he left the gap for element below aluminium and called it Eka aluminium. Eka aluminium, and also placed a gap below silicon and called it Eka silicon. Similarly, below boron, the gap was made for Eka boron. And below manganese, it was a gap for Eka manganese. पर जिन एलिमेंट्स के लिए उसने गैप छोड़ा, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को वो पहले ही प्रिडिक्ट कर गया था. एंड लेटर ऑन जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ हिज डेथ, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी मिली जैसी मेंडलीफ ने प्रिडिक्ट की थी. तो मेंडलीफ के टेबल की इंपॉर्टेंस लोगों को समझ आई. नोटेड? सो उस समय तक एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं पता थी. एटॉमिक नंबर का अस्तित्व भी समझ में नहीं आ रहा था. बिल्कुल ये सब बुक में है और हम एनसीईआरटी में ये आपको लिखा भी मिलेगा. और यहाँ जो वर्ड है इका, इका वर्ड संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है और संस्कृत लैंग्वेज में इका का मतलब एक. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, not for advanced but for mains. Can I erase number first point? First point लिखा, first point erase कर रहा हूं. और जब कुछ सालों बाद
पता लगा कि जिस एलिमेंट को वो एक्का एल्यूमिनियम कह रहा है, दैट एलिमेंट आज की डेट में है गैलियम। एक का सिलिकॉन, जिसको उसने सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ा, उसका नाम है आज की डेट में जर्मेनियम। एक का बोरॉन, जिसका आज की डेट में नाम है स्कैंडियम। एक का मैंगनीज, जिसका आज की डेट में नाम है टेक्नीटियम। टेक्नीटियम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई मीन्स कि कौन से एलिमेंट के लिए एक्का में क्या नाम है और वो एलिमेंट है कौन सा। तो एल्यूमिनियम के नीचे जो गैप है दैट इज फॉर गैलियम, सिलिकॉन के नीचे गैप फॉर जर्मेनियम, बोरॉन के नीचे गैप फॉर स्कैंडियम एंड मैंगनीज के नीचे गैप इज फॉर टेक्नीशियम। मोर ओवर कैन आई इरेज सेकंड पॉइंट बच्चों? टेक्नीशियम इज TECHNETIUM, टेक्नीशियम। आज के जमाने में बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है, लेकिन मेंडलीफ टेबल में बोरॉन के नीचे स्कैंडियम रखा गया। बट देयर वाज नो एनी फॉल्स गैप। हालांकि यहाँ पे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है कि क्या मेंडलीफ को संस्कृत आती थी। वैसे मैं आपको ये बात बताऊं, अब आप बोलोगे टीचर ना गपोड़ी अपनी फेंक रहा है। मैं अपनी स्टडीज के टाइम पर फॉरेन में रिसर्च में रहा और मैं रशियन ग्रुप्स में रहा हूं। मेरे अपने प्रोफेसर और मेरे जो लैब के पर्सन थे वो रशिया से थे, और जो मेरे प्रोफेसर थे, मेरे अपने प्रोफेसर, उनका नाम मैं बताऊंगा, फिर आप बोलोगे कि आप बकवास कर रहे हो। आप चाहे नेट पे सर्च भी कर लेना, दिमित्री मेंडलीव। और आप बोलोगे हैं उससे पढ़े हो, वो तो मर गए। मेंडलीफ एक बहुत बड़ा सरनेम है, आगे जनरेशन टू जनरेशन चलती है। मेरे जो प्रोफेसर थे उनका नाम था दिमित्री पेरिपिचका। दिमित्री बेसिकली बहुत कॉमन नेम है रशिया में, और दिमित्री पेरिपिचका बेसिकली वो मेरे प्रोफेसर थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मेंडलीव से पढ़ा हूं, इतनी बड़ी गप तो मार ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, मरना है मुझे। बट जो मुझे आपको बताना है, मैं उस रशियन ग्रुप में जब रहा तो मुझे ये पता लगा कि रशियन का इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, काफी पुराना, और उनको इंडियन लैंग्वेज सीखना बहुत पसंद है। एंड इट वॉज वेरी वेरी लाइक, ये बहुत पुरानी जमाने से चल रहा है कि संस्कृत उन पर्सन को बहुत अपील करती थी। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, बट यस, मुझे ये पता कि संस्कृत लैंग्वेज को रशिया में काफी अच्छा माना जाता है, और आज की डेट में भी है। मैं एक छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ। एक टाइम पर मैं, अक्टूबर नवंबर का टाइम था वहां पर, और इट वाज सो चिलिंग, स्नोफॉल हो रहा था, और मैं जस्ट मेट्रो स्टेशन पे अब वेट कर रहा हूँ, और मेट्रो स्टेशन पे जस्ट मैं अपनी लैब से निकला, घर आना था मुझे, तो रास्ते में मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, लाइक मेट्रो स्टेशन के बाहर बस स्टॉप है। तो वहां पर एक पर्सन था दैट वाज फ्रॉम रशिया। तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि, ऐसे बोला, आर यू फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उसने मुझे पता क्या बोला, कह रहा है हे यू नो मिथुन चक्रवर्ती? मैंने कहा हाँ। कहता है नाचो नाचो, वो गाना था ना, कोई यहाँ नाचे नाचे। एंड दैट पर्सन सेड वी नो इंडिया, वी नो इंडियन। मैंने बोला हाउ डू यू नो? तब उसने मुझे ये चीज बताई कि
योर संस्कृत इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन अवर सब्जेक्ट्स इन स्कूल और कॉलेज। तब पहली बार ये रियलाइज हुआ था जब मैं भी आपके टाइम 11th में था, तो मैं सोचता था मेंडलीव को संस्कृत कहाँ से आती थी। तो बेसिकली वो कंट्री टू कंट्री जिसका कनेक्शन इनहेरिटेंस वे में, जैसे जैसे डिफरेंट कंट्रीज का एक्सपेंशन होता है, जैसे जो जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में जिस कंट्री का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, लोग लैंग्वेज सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल बाद या 40 साल बाद, फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी कॉलेज की स्टडी पूरी करेंगे, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जर्मन सीखेंगे, फ्रेंच सीखेंगे। तो कल को मान लो आपने कोई डिस्कवरी कर दी और आपने कोई नाम बोल दिया कि भाई मैंने इस डिस्कवरी का नाम फ्रेंच वर्ड पे रखा, तो फ्रेंच की कंट्री, फ्रेंच पीपल बोलेंगे क्या इस बंदे को इंडिया से था, इसको फ्रेंच वर्ड आता था? तो ये कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है साइंटिफिक कि उसने एका क्यों वर्ड यूज किया। सो बेसिकली ये सच है, रशियन पीपल हैव वेरी क्लोज कनेक्शन विद इंडियन सिविलाइजेशन। तो तब बाहर विदेश में जाके तब मुझे बहुत प्राउड फील होती थी, या इंडिया सो ग्रेट कि अंग्रेज लोग मरते हैं। तो ये बात मजाक नहीं, ये सच है। ऐसे लगेगा कि टीचर ने गप मार दी, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, जैसे मर्जी समझो। बट यस, अगर किसी ने ये बोला ना कि बाई चांस कि मेंडलीव को संस्कृत आती थी, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। रशियन पीपल हैव अ डिसेंट नॉलेज ऑफ संस्कृत। आज की डेट में देख लो, मैं पक्का मानता हूँ आप में से कुछ लोगों की फैमिली में इस्कॉन को भी बिलीव करते होंगे, कुछ होंगे। जरा से यस और नो, इस्कॉन, डू यू नो ठाकुर जी कृष्णा, इस्कॉन? और अगर आप देखो इस्कॉन में मैक्सिमम फॉलोअर रशियंस है, और वो क्या बढ़िया श्लोक का उच्चारण करते हैं। उनके कभी भी स्पिरिचुअल लेक्चर देख लो। अकेले रशिया में ही नहीं, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाओ, नॉर्थ अमेरिका में चले जाओ, आपको मिलेंगे उनको संस्कृत बहुत अच्छी आती होती है। बट दैट इज अगेन ऑफ द ट्रैक टॉपिक, लेट्स मूव टू द हेड। अब हम करते हैं बात मेंडलीव टेबल की थर्ड अचीवमेंट की। पहले दिन तो मुझे भी नहीं हैरानी हुई थी, मेरे प्रोफेसर का नाम दिमित्री मेंडलीव। मैंने कहा नहीं नहीं, यू कैन नॉट बी मेंडलीव। तो उसका पूरा नाम था दिमित्री पेरिविच का आगे सरनेम था। सो थर्ड अचीवमेंट ऑफ दिस टेबल, Mendeleev corrected the position for few elements. कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन मेंडलीव ने ठीक भी की, जो काफी देर तक गलत लोग मान रहे थे। फॉर एग्जांपल, बच्चों जब आप रिडॉक्स का एक हायर लेवल पढ़ोगे ना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जब आप कभी भी 12th क्लास में पढ़ोगे, तो एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। बहुत जमाने तक बेरिलियम के लिए एटॉमिक मास 13 समझा जा रहा था, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट मास 4.5 था, वैलेंसी 3 मानी जा रही थी। यह माना जा रहा था कि बेरिलियम की वैलेंसी 3 है। इक्विवेलेंट मास एक्सपेरिमेंटली पता लगता है किसी एटम का, तो उसका एटॉमिक मास 13.5 है। तो शायद सोचा गया कार्बन का मास नंबर 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, तो बेरिलियम को कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए 13.5, क्योंकि इस टेबल का आधार क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। तो बेरिलियम की पोजीशन पहले कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक्सपेक्टेड थी, लेकिन रियलिटी में मेंडलीव ने यह करेक्ट किया कि बेरिलियम की वैलेंसी 3 नहीं है, बेरिलियम की वैलेंसी तो 2 है। और अगर वो 2 है, इक्विवेलेंट मास 4.5 के आधार पे इसका एटॉमिक मास 9 होना चाहिए। इसलिए उसकी पोजीशन आज की डेट में कार्बन नाइट्रोजन से हटा के लिथियम और बोरॉन के बीच में की गई, क्योंकि लिथियम का मास नंबर 7, बोरॉन का 10.8 और 7 और 10.8 के बीच में नंबर 9। तो बोरॉन की पोजीशन पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में मानी जा रही थी, बेरिलियम की पोजीशन, सॉरी। ये इक्विवेलेंट वेट टर्म क्या है, ये आपको पता लगेगा आगे फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट।
कार्तिक समझा रहा हूं, जस्ट वेट। बेसिकली जो बेरिलियम है उसकी जो वैलेंसी थी वो वैलेंसी मानी जाती थी 3। इक्विवेलेंट मास एक्सपेरिमेंटली काउंट होता था। वो क्या होता है वो आप तब पढ़ोगे जब आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे रेडॉक्स में। सो दिस 4.5 into 3 नंबर अगर 13.5 एटॉमिक मास है तो बेरिलियम की पोजीशन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होनी चाहिए, ऐसा पहले मान रहे थे मेंडलीफ टेबल से पहले। लेटर ऑन जब मेंडलीफ ने इसकी वैलेंसी करेक्ट की तो उसको पता लगा कि बेरिलियम का मास 9 होना चाहिए, ना कि 13.5। और अगर वो 9 मास है तो उसका पोजीशन लिथियम और बेरिलियम के बीच में होना चाहिए। सो लिथियम और बोरॉन के बीच में बेरिलियम की पोजीशन कार्बन नाइट्रोजन से उठा के पीछे किया गया, क्योंकि टेबल तो मास नंबर के आधार पे था। सो इज दैट क्लियर कार्तिक? यू गॉट दिस पॉइंट? सो ही ट्राइड टू करेक्ट द वैलेंसी फॉर फ्यू एलिमेंट्स, और उससे उसके एटॉमिक मास के आधार पे पता लगा कि पोजीशन क्या होनी चाहिए। वैलेंसी पता करने के भी बहुत मेथड थे तब, उस जमाने में वैलेंसी पता करने के नंबर ऑफ मेथड थे। बट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई मेंडलीफ टेबल की अचीवमेंट बताओ, तो आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है he corrected position of few elements by correcting their valency. For example, he corrected valency of beryllium from 3 to 2 and edited and corrected its position. So वैलेंसी की मदद से इक्विवेलेंट मास जानते हुए एटॉमिक मास को ठीक किया और उसकी पोजीशन कार्बन नाइट्रोजन से हटा के लिथियम बोरॉन के बीच में रखी। दिस वाज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ टेबल। तो हमारा अगला टॉपिक है, क्या कोई ड्रॉबैक भी थे इस टेबल के? ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीफ टेबल। तो पहला ड्रॉबैक तो बच्चों यही था, देयर वाज नो अरेंजमेंट to place isotopes. अब क्लोरीन है, क्लोरीन का मास नंबर 35 भी है, 37 भी है। आइसोटोप तो क्लोरीन के लिए 2 पोजीशन होनी चाहिए, जबकि उस टेबल में क्लोरीन की तो एक ही पोजीशन थी। अगर आप मास नंबर के आधार पे एलिमेंट को अरेंज कर रहे हो तो क्लोरीन की पोजीशन आइसोटोप की पोजीशन का क्या करें? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम जिसका मास नंबर 1, ड्यूटेरियम जिसका मास नंबर 2 और ट्रिटियम मास नंबर 3। तो जिसका मास नंबर 1, 2, 3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है, इनके लिए हाइड्रोजन की 3 पोजीशन होनी चाहिए। तो मेंडलीफ टेबल का ड्रॉबैक था कि आइसोटोप की पोजीशन का क्या करें? देयर वाज नो सेपरेट अरेंजमेंट फॉर दैट, जबकि उनका मास नंबर अलग है। So this was one of the drawback of Rutherford table, Mendeleev table, sorry. Moreover, no position for the hydrogen was certain. हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन रिजेंबल विद अल्कली मेटल। अल्कली मेटल कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अल्कली मेटल जो है उनके लिए ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 जिसको 1A के नाम से भी बोलते हैं मेंडलीफ टेबल में।
और जो हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप नंबर 7A का मेंबर है। हाइड्रोजन की पोजीशन इनसे भी मैच करती है, इनसे भी मैच करती है, तो प्रॉब्लम है उसको रखे कहां, ग्रुप नंबर 1 में रखे या ग्रुप नंबर 7 में रखे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की तरह भी है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मेटल की तरह भी है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके तो आज तक कंट्रोवर्सी चल रही है। सो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है, जो आज की टेबल में भी हमें क्लियर नहीं होता। बट हाइड्रोजन की जो पोजीशन रखी गई वो ग्रुप 1 में रख दिया गया, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज हैलोजन से मैच करती है, तो इनको हैलोजन में भी आना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट का क्या करें जिसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग ग्रुप के साथ मैच करती है, उसको कैसे रखें एक जगह? दैट वाज द प्रॉब्लम। सो हाइड्रोजन रिजेंबल विद अल्कली मेटल as well as with halogen. So position of hydrogen is difficult to decide. समझ में लगा ये पॉइंट कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो अल्कली मेटल से भी मैच करती है, उनकी प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मैच करती है, लेकिन रखा उनको अल्कली मेटल में। तो कुछ लोग आज भी ऑब्जेक्शन करते हैं, हैलोजन फैमिली में रख देते हैं। अब हिमांशु ने पूछा कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हाइड्रोजन से मैच होती है, जैसे कि हिमांशु, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ऐसी प्रॉपर्टी मैच होती है। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद माइनस चार्ज लेती है, नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। बोर्ड इज विजिबल ना? नयन, you are online with me, right? हेलो, क्योंकि जूम नाम का एक स्टूडेंट है, वो कह रहा कि बोर्ड को जूम करो, बट आई ऑलरेडी हैव zoomed it. Okay, board is visible, fine, okay, thank you. Next drawback, आपने मॉडर्न टेबल में, आज के टेबल में ये कुछ नाम सुने होंगे बच्चों, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, सुना ये नाम लैंथेनाइड, एक्टिनाइड? किसी ने तो सुना होगा। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड की पोजीशन भी मेंडलीव टेबल में उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था, वेयर टू कीप लैंथेनाइड, एक्टिनाइड। हमारे आज के टेबल में बिल्कुल नीचे एफ ब्लॉक में 214 एलिमेंट की सीरीज है, अगर आप देखना मॉडर्न टेबल। वो जो लैंथेनाइड, एक्टिनाइड है, मेंडलीव के टेबल में कुछ 2A ग्रुप में थे, कुछ 2B ग्रुप में थे। अगर सारे लैंथेनाइड, एक्टिनाइड की प्रॉपर्टी मैच करती है तो उसने उनको सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा? उनके लिए एक ही ग्रुप होना चाहिए था। सो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम लैंथेनाइड, एक्टिनाइड के लिए भी आ गई कि लैंथेनाइड, एक्टिनाइड अगर सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं तो उनको आपको सेम ग्रुप में रखना चाहिए, उनको अलग ग्रुप में क्यों रखा? सो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम विद द ड्रॉबैक, दैट वाज अनदर ड्रॉबैक ऑफ दिस टेबल कि लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, सब लैंथेनाइड, एक्टिनाइड के लिए सही पोजीशन प्रिडिक्ट नहीं थी, और दूसरी चीज उनको सेपरेट ग्रुप में किया हुआ। सो अनदर ड्रॉबैक इज position of lanthanides and actinides was not proper as they were placed in the group 2A or 2B.
तो ये श्योर नहीं था कि उनकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच होती है, 2a वाले एलिमेंट के साथ या 2b एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट ड्रॉबैक, देयर वर few anomalous pairs. For example, argon जिसका एटॉमिक मास 39.9 है is placed before potassium जिसका एटॉमिक मास 39 है। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.9 है is placed before निकल, इसका एटॉमिक मास 58.7 है। टेलुरियम जिसका एटॉमिक मास 126.9 है is placed before वन 27.6 is placed before iodine जिसका 126.9 एटॉमिक मास है। थोरियम जिसका एटॉमिक मास 232 is placed before protactinium जिसका एटॉमिक मास 231 है। पहले नोट करो फिर समझाता हूँ ये पॉइंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ। देयर वर few anomalous pairs, underline the word anomalous pairs. For example, argon atomic mass 39.9 is placed before potassium जिसका atomic mass 39। cobalt CO symbol जिसका atomic mass 58.9 है is placed before nickel जिसका atomic mass 58.7। टेलुरियम जिसका एटॉमिक मास 127.6 है is placed before iodine and thorium जिसका एटॉमिक मास 232 है is placed before protactinium जिसका एटॉमिक मास 231 है। अब इस पॉइंट का मीनिंग समझाता हूं। पहले एक बार जस्ट मेंशन मी यस इफ यू हैव नोटिस, फिर मैं इस पॉइंट को समझाता हूँ। ये बहुत आसान है, ऐसे डरना मत, बहुत आसान पॉइंट है। स्कूल एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव टेबल। तो आपको ये ड्रॉबैक्स लिख के आने। टेक योर टाइम टू नोट डाउन बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। Noted? Protactinium symbol is Pa. Pa. Protactinium. Noted? चलो समझे।
अब देखो पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आधार क्या था, जिस एलिमेंट का मास नंबर छोटा है उसको पहले लिखना, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास बड़ा है उसको बाद में लिखना। दिशांत पी ए बेटा, पी आर नहीं पी ए। जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास छोटा है उसको पहले लिखना, जिसका मास नंबर बड़ा है उसको बाद में लिखना, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास यही सबसे बड़ा आधार था इस टेबल। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, आर्गन का मास नंबर 39.9 है, पोटाशियम का 39 है, पहले किसको लिखना चाहिए, इसको या इसको पहले, जिसका मास नंबर छोटा उसे पहले लिखो। तो पोटाशियम को पहले आना चाहिए, आर्गन को बाद में, पर ऐसा नहीं था, आर्गन को पहले लिखा पोटाशियम को बाद में लिखा, तो वहां पे लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तुम कह रहे हो मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर थोड़े ना कहते हैं, ये भी डिफेक्ट था। फिर उसके बाद अगर मैं देखो कोबाल्ट का मास नंबर 58.9 है और निकल का 58.7 है, तो निकल को पहले आना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करूं टेलुरियम की, जिसका मास नंबर 127.6 और आयोडीन का 126.9, तो आयोडीन पहले आनी चाहिए, टेलुरियम बाद में आना चाहिए। और इसी तरह थोरियम और प्रोटेक्टिनियम में इसका मास नंबर 232, इसका 231, तो प्रोटेक्टिनियम पहले आना चाहिए था, थोरियम बाद में आना चाहिए। तो बेसिकली एनोमलस पेयर का मतलब समझा, एनोमलस का मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग एक्सेप्शन। क्या मेरी ये बात समझ में आई, एनोमलस पेयर का मतलब क्या है, जिस एलिमेंट का मास नंबर छोटा है उसको पहले लिखो, जिस एलिमेंट का मास नंबर बड़ा है उसको बाद में आना चाहिए, जबकि 4 जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब बच्चों का इस टॉपिक को पढ़ते समझ में सबसे पहले डाउट आता है, घबराते हैं ना बच्चे, तो क्या ये याद रखना पड़ेगा, आंसर है यस, याद रखना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे ये मास नंबर भी याद रखने पड़ेंगे, नहीं मास नंबर नहीं याद रखने, ये 4 पेयर याद रखने। पर मेरे होते क्यों डर रहे हो, मैं ट्रिक्स बताऊंगा याद करने, तो मैं ट्रिक्स बताने लगा, ट्रिक ध्यान से सुनो, कैसे ये 4 पेयर याद रखने। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन जेई एडवांस में बनता है तो वो पेयर को पूछ सकते हैं, जेई मेंस में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, जितना अभी तक बताया। तो बेसिकली एनोमलस समथिंग जिस पे डिबेट हो। सो जितना अभी हमने आज का पढ़ रहे हैं ये सारा स्कूल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पिछली क्लास में बोल भी दिया था, पीरियोडिक टेबल की पहली 2 क्लासेस तो स्कूल के लिए चलेंगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ये पेयर को याद कैसे रखना। तो उसके लिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एक जनरल है, लाइफ का क्वेश्चन, लाइफ का। क्या आपको रिलेशंस के नाम पता है, मामा मामी बुआ फूफा? तो चलो आपको चेंज द जेंडर में पूछ रहा हूँ, फटाफट मुझे आंसर दो। बुआ, बुआ का हस्बैंड, टेक्से, फूफा, ठीक है। जीजी, जीजी, जीजा, ओके गुड। दादी, दादी, दादा, अच्छा। चलो अब अगले क्वेश्चन का आंसर है, 1 2 3। ताऊ, ताऊ, ताई, वेरी गुड, मुझे ये सुनना था आपसे, इसका मतलब ये पता है नाम ताई। तो बेसिकली जो हमारी ये राइम है ना, ये ताई के ऊपर है। कोई इंसान है, उसकी ताई गटर में गिर गई और वो बुढ़िया है, वो कह रही मुझे कोई तो उठाओ। अब उस राइम को देखो, राइम इज आर्गन, आर्गन से अरे, के से कमीनो, कोई, कोबॉल्ट कोई, निकालो, निकल, निकालो। यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, टाई, बेसिकली ताई बोलना चाह रहा हूँ, स्वैग से बना दे ताई, हारी मतलब तुम्हारी, पलटी,
PA, अरे अरे कमीनो कोई निकालो, ताई तुम्हारी, हरियाणवी अगर कुछ सोच रहे हो थारी, वो होता है थारा मारा, तो थारी पलटी। तो ये राइम याद अगर होगी तो 4 पेयर याद हो जाएंगे, आर्गन पोटाशियम, कोबाल्ट निकल, टेलुरियम आयोडीन, थोरियम एंड प्रोटेक्टिनियम। सो अरे समथिंग, बार बार नहीं बोलूंगा मैं टीचर, कोई निकालो, ताई थारी पलटी। तो इससे ये 4 पॉइंट आपको आर्गन, ये जो पेयर है ये याद रखने थोड़े आसान हो जाएंगे, लेकिन ये भूल नहीं जाना कि ये राइम का पर्पस क्या था। पता लगा राइम याद रह गई, क्वेश्चन भूल गए कब लगाना था। सो दैट इज बेसिकली टू लर्न द नेम ऑफ दोस 4 एलिमेंट, जिसके अंदर आप ये चेक करोगे कि एनोमलस पेयर किस किस एलिमेंट का किसके साथ। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से कि टेलुरियम का एनोमलस पेयर किसके साथ था, कोबाल्ट का एनोमलस पेयर किसके साथ था, थोरियम का एनोमलस पेयर किसके साथ था। पल्टी मतलब पीए, प्रोटेक्टिनियम। और आपसे कोई नाम नहीं पूछेगा, ज्यादातर जेई वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो यहाँ पर इसको हमेशा सिंबल से पूछते हैं, सिंबल से। नोटेड। तो अब आपको ये 4 पेयर हमेशा याद रहने चाहिए। अब मैं एक क्लैरिटी और कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कल से मैसेजेस आए, टेक्स्ट आए, सर इनऑर्गेनिक आ गए, क्या जेडीली हमें पढ़नी चाहिए, जेडीली बाय सुदर्शन गुहा जेडीली। तो मैं बोलूंगा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, अगर जेडीली तुम लोगों ने पढ़नी होती तो कोचिंग में फिर हमारा क्या काम होता तुम्हें पढ़ाने का। आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको एनसीईआरटी और अपने नोट्स पढ़ने, शीट करनी है, उससे आगे पीछे आपका एग्जाम नहीं आने वाला, नो एक्स्ट्रा बुक। बाकी आपकी चॉइसेस है, जितने डाइसेक्ट हो ना, मार्केट में 1000 लोग हैं, सबके अपने अपने व्यूज है, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है। मैं किसी बुक का नाम रेफर नहीं करूंगा, मुझे इतना पता है, नोट कर लो, डीपीपी कर लो, शीट कर लो, एग्जाम उससे बाहर आने ही नहीं है। और ये इतना भी टफ नहीं आता जितना लोगों ने बना दिया है, हुआ इतना भी टफ नहीं होता। ना कोई एक्स्ट्रा बुक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ना ऑर्गेनिक के लिए, ना इनऑर्गेनिक के लिए। शीट, डीपीपी, एनसीईआरटी नोट मोर देन इनफ। अगर एक्स्ट्रा बुक्स के नाम आपसे पढ़वाना होता तो खुद सोचो कोचिंग में क्यों आते। ऐसे थोड़ा ना होता सब कुछ बच्चों पे डाल दो, तुम ये भी पढ़ो, तुम ये भी पढ़ो। चुपचाप उतना पढ़ो जितना तुम्हें टीचर बता रहे। सिलेक्शन उसी से होता है जब आप मेहनत करते हो। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट, ड्रॉबैक्स। He grouped dissimilar elements. अब अगर कोई ये पूछे ग्रुप नंबर 1 में 1A और 1B में अगर मैं बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को क्यों यहां रखा, जबकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करती। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की प्रॉपर्टी वन वालों से इतनी भी ज्यादा मैच नहीं करती जो उनको तुमने एक ग्रुप में रख दिया। वाई? ही कुड नॉट एक्सप्लेन। इसी तरह ग्रुप 2 में 2A 2B नाम के 2 क्लासेस बना दिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और यहां उठा के जिंक, कैडमियम, मरकरी रख दिया 2B के नाम से। तो उसने डिसिमिलर एलिमेंट को एक ग्रुप में रख दिया। तो उसका रीजन नहीं समझ में आया कि किस बेसिस पे डिसाइड किया।
So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium were grouped with copper, silver, gold. Why these elements are placed together with group number 1? Why zinc, cadmium, mercury are placed with group 2? That was not explained. So he grouped few dissimilar elements. That was the drawback of this table. जब हमें ये ड्रॉबैक पता लग चुके हैं तो जरूरत एक ऐसे टेबल की थी जिसमें से ये ड्रॉबैक ना हो। तो उस टेबल का नाम जिसमें ये ड्रॉबैक कवर किए गए, दैट इज आज का टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पर मेंडलीव के बेसिस पे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बोलोगे मेंडलीव को एक चीज में भरोसा था, दैट फिजिकल एंड केमिकल properties of element are periodic function of atomic mass. This is called Mendeleev's periodic law. Mendeleev's periodic law कि किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, ऐसा मेंडलीव का मानना था। बट दिस वाज द मेन क्राइटेरिया कि किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। दिस वाज द मेन बेसिस जिस पे मेंडलीव टेबल बना। बट नाउ अगर आज की डेट में चले तो आज की डेट में जो हम टेबल पढ़ेंगे, जहां से हमारा असली चैप्टर स्टार्ट होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसका बेसिस है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are periodic function of atomic number. Not the mass number, not the atomic mass. बेसिकली मुझे आपको यहाँ पर दो वर्ड्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना है, व्हाट इज पीरियोडिक, व्हाट इज फंक्शन। व्हाट इज पीरियोडिक, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का किसी पे डिपेंडेंस। जैसे आप बोलते हो y इज ए फंक्शन ऑफ x मैथ में, तो y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, तो हम कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो y की जगह पर किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है, they are function of atomic mass. A is atomic mass. तो ऐसा मेंडलीव का मानना है कि किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। जबकि मॉडर्न टेबल का ये मानना है नहीं, ये नंबर गलत है, इसके जगह होना चाहिए प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर z। एटॉमिक नंबर z। अगर आप ये बोल रहे हो कि प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, तो डिपेंड ऑन के लिए वर्ड यूज किया फंक्शन। नाउ व्हाई पीरियोडिक? पीरियोडिक का मतलब उन एलिमेंट का रिपीट होना जिनकी प्रॉपर्टीज में समानता है। जैसे मून है, मून के लिए मूवमेंट हम पीरियोडिक बोलते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद मून पूरा दिखता है, कुछ दिनों बाद मून आधा दिखता है, कुछ दिनों बाद मून की शेप अलग होती है। तो ऐसा रेगुलर इंटरवल के बाद हमें मून का वो पीरियोडिक रूप दिखता है। पीरियोडिक मतलब समथिंग की रेपिटेशन। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में समानता है वो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। लाइक साइन और कॉस का ग्राफ पीरियोडिक फंक्शन। सो पीरियोडिक का मतलब समथिंग इज रिपीटेड आफ्टर सम इंटरवल ऑफ एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी सभी फील्ड दो, तो अगर मैं मेंडलीव टेबल की बात करूं, मेंडलीव टेबल, मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल, मेंडलीव नहीं बोलूंगा, मॉडिफाइड। दिस इज जीरो ग्रुप,
This is group number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ध्यान से सुनना, एक अच्छा पॉइंट आपको लगेगा होपफुली। 8। अगर मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा ए, कोई एलिमेंट, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे की प्रॉपर्टी ए से मैच हो रही है, तो मैं बोलूंगा जे रिपीट हुआ, पीरियोडिक रिपीट हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी समानता इस एलिमेंट के साथ है और इससे इसके साथ दूरी कितने एलिमेंट की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी ए के साथ। अगर मैंने लिख दिया के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो एस की प्रॉपर्टी जे के साथ मैच होगी, तो जे के बाद एस रिपीट होगा। तो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो ऐसे एलिमेंट का बार बार रिपीट होना जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है आफ्टर सर्टेन इंटरवल। इंटरवल क्या है? 1 2 3 4। अगर इसको छोड़ दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें के बाद जो नॉर्मल एलिमेंट आ रहा है उसका आना और ऐसे एलिमेंट का आना जिसकी प्रॉपर्टी अपने ऊपर वाले एलिमेंट से मैच हो रही है और वो 9 के इंटरवल के बाद आ रहा है, तो ये रिपीट होना इज पीरियोडिक। यू गॉट द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक और नॉट? पीरियोडिक का मतलब समथिंग इज पीरियोडिक का मतलब समथिंग इज रिपीटेड, समथिंग रिपीट। यहाँ एस ने रिपीट किया, किसको रिपीट किया? एस ने उन एलिमेंट को रिपीट किया जिसकी प्रॉपर्टीज जे के साथ मैच होती है आफ्टर सम इंटरवल। तो दिस इज पीरियोडिक। फंक्शन का मतलब डिपेंडेंट, तो प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, ऐसा मेंडलीव का कहना है। So properties are repeating after certain interval of 9 elements. But now the question is कि मॉडर्न टेबल हवा में नहीं एक दिन में आया ना, बहुत सालों के बाद आया। मेंडलीव टेबल के ड्रॉबैक से काफी सालों बाद आया। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान था। उसमें से एक साइंटिस्ट का नाम है मॉसले। तो मैं पहले मॉसले का काम बताने लगा हूं। मॉसले ने किया क्या, मॉसले ने समझाया क्या। तो हेडिंग बनाओ मॉडर्न टेबल के नीचे मॉसलेज लॉ। साइंटिस्ट का नाम मॉसले। ही predicted that square root of frequency of X-rays produced in the discharge tube during cathode ray experiment is directly proportional to atomic number of the element used as a heavy target, and this is the equation A into Z minus B, square root of frequency. This is frequency of X-ray. Z is atomic number. A and B are constants and depend on nature of the metal. पहले नोट करो, take your time, then I will explain. First note down, and this is important for your JEE advance.
दिस इज नॉट वंडरवॉल कांस्टेंट, प्लीज मेक इट श्योर ये वंडरवॉल कांस्टेंट नहीं है, उनके साथ मिक्स मत कर देना। नोट करने के बाद मुझे तुरंत बताओ, यस सर आई हैव नोटेड। सात्विक नोटेड, सुमित नोटेड, निष्ठा नोटेड, नितेश नितिया, आयुष कर लिया, हर्ष हो गया, सिंचन हो गया, बहुत सारे नोटेड। चलो ठीक है, करो चलो। नीतू, चलो देखो, अब ध्यान से समझो। बच्चों, अगर आप लोगों ने जब याद हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करके कैथोड रेज पढ़ी थी कि दो मेटल की प्लेट दिए थे, उनको हाई वोल्टेज पे रखा था। याद है कुछ ऐसा किया था, वैक्यूम पंप लिया था, यहाँ पर गैस रखी थी, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट का नाम कैथोड था, पॉजिटिव प्लेट का नाम एनोड था। तो जब हमने गैस को बहुत लो प्रेशर कर दिया था वैक्यूम पंप से, हाई वोल्टेज कर दी थी, तो इधर से कैथोड रेज बनी थी, और ये कैथोड रेज एनोड पे जाके हिट कर दी। सम रेज वर कमिंग फ्रॉम कैथोड, अगर आपको याद हो, किया था ना ऐसा। तो बच्चों, जब ये कैथोड रेज एनोड पे हिट कर रही है ना, तो एनोड किसी मेटल का बना है, कैथोड किसी मेटल का बना है। और जब आपने लगभग 10,000 वोल्ट लगा दिए, इतने वोल्ट, तो ये मेटल बहुत गर्म हो चुकी है, फिलामेंट बड़े गर्म हो चुके हैं, ये इलेक्ट्रोड तप रहे हैं। तो ऐसे फिलामेंट वो होने चाहिए जो बहुत हैवी हो, मजबूत हो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। तो जब कैथोड रेज किसी ऐसे एनोड पे हिट करती जो काफी हैवी है, जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, ये जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो इस पे हिट करने के बाद दे प्रोड्यूस अ न्यू रेज, दे आर एक्स रेज। कैथोड रेज जब हैवी मेटल पे हिट करती है, तो जो नई रेज बनती है, दे आर कॉल्ड एक्स रेज। अब अगर इस ग्राफ को मैं देखूं, मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, a इंटू जेड माइनस ए बी, और अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, दिस इज ऑन y एक्सिस, दिस इज ऑन x एक्सिस। तो x के साथ ये नंबर बन गया स्लोप m, और ये नंबर बन गया इंटरसेप्ट c। सो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो हूबहू सवाल ऐसे पूछा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और z के ग्राफ की स्लोप क्या है? स्लोप इज a। y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट इज माइनस ए बी। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा क्योंकि इंटरसेप्ट नेगेटिव है। दिस इंटरसेप्ट इज ए बी, और ये जो एंगल थीटा है, इसका tan थीटा इज द स्लोप विच इज a।
तो आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर एक न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें थीटा दे दिया जाए 45 डिग्री सपोज, तो tan 45 1 बन जाएगा 1, तो स्लोप हो गई 1। और अगर मैंने ये लेंथ आपके सामने रख दी -20, तो आप माइनस ए बी को -20 से इक्वेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ग्राफ z के बीच में बनाया, पर किसकी फ्रीक्वेंसी, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी, और मैंने बोला कि ये लेंथ -15, इसका मतलब मैंने a इंटू बी की वैल्यू 15 दे दी, माइनस ए बी की वैल्यू -15 दे दी, तो ए बी की वैल्यू मिल गई आपको। और मैंने अगर ये बोल दिया कि ये थीटा 45 डिग्री है, तो आप बोलोगे सर tan थीटा तो स्लोप है, तो tan 45 तो 1 होगा, तो ये नंबर बन गया a। तो a की वैल्यू अगर 1 है तो यहां से b की वैल्यू 15 मिल गई। तो जब भी कभी न्यूमेरिकल आया तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का जो भी थीटा होगा उसका tan थीटा करके a नंबर मिलेगा स्लोप, और ये जो लेंथ अगर माइनस साइन के साथ है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लेना, वहां से b की वैल्यू मिल जाएगी। और यदि बच्चों आपको a और b की वैल्यू मिल गई तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं a और b की वैल्यू। तो किसी एटॉमिक नंबर अगर दे दिया तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। मैं ये पूछ सकता हूँ what will be frequency of X-rays when cathode rays hit copper, एटॉमिक नंबर 29। तो मैंने आपको एक ग्राफ दे देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि बच्चे ध्यान से सुन सके। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का मैं ग्राफ दूंगा, उसमें थीटा बता दूंगा, थीटा बताने से tan थीटा करके स्लोप निकालोगे, जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो a के बारे में बताएगी, a नंबर कांस्टेंट है। इस y इंटरसेप्ट से AB का प्रोडक्ट यहां से नोट कर लेना कितनी लेंथ है वो आपको दे दी होगी। तो यदि आपको a की वैल्यू यहां से मिल गई, उसको पुट करके b की वैल्यू मिल गई। तो इस प्रकार से आपको इस इक्वेशन में a और b मिल गए। और यदि मैंने बोला कि कैथोड रेज को कॉपर पे हिट कराया जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो बताओ एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो आपको एटॉमिक नंबर सवाल में गिवन होगा, पर ए और बी आपको ग्राफ से पता करने होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया कि ग्राफ से कैसे चीज पता करनी है। तो हमने क्या करना है, ग्राफ में थीटा, लास्ट टाइम सुन लो काम की चीज, थीटा की वैल्यू से tan थीटा करके स्लोप मिली, फिर इस लेंथ से हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल गई, ए और बी का प्रोडक्ट, ए की वैल्यू आ चुकी है, बी मिल गया। तो जब आपको ए और बी मिल गया, एटॉमिक नंबर अगर सवाल में गिवन है तो एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी पूछी होगी। उल्टा भी हो सकता है, एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी दे दी तो एटॉमिक नंबर पता करो, सो सिंपल। So this is intercept is negative. So -15 is -AB, so AB 50. They are so simple numerical. अगर ऐसे आ जाए तो समझो लॉटरी निकल आई। So हम अब लेक्चर को खत्म करने के लिए कंक्लूडिंग पॉइंट पे हैं। So I will just extend the class for the 5 minutes. इसके यूनिट है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी के यूनिट हर्ट्ज। अब यहाँ पर क्लास को खत्म करने से पहले मेरी ये लाइन आपको सुननी पड़ेगी, ध्यान से समझना। बच्चों, आज का मॉडर्न टेबल में हमने ये बोला कि किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट का यूनानिमस डिसीजन था। यूनानिमस मतलब पता, एक मत, सबका एक ही चीज थी। मॉसले ने सबसे पहले आवाज उठाई कि देखो कैथोड रेज की एक्सपेरिमेंट में जब एक्स-रेज बन रही है तो उनकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। फिर बोहर उठ गया। अगर आपको याद हो, बोहर का मॉडल आपने डेरिवेशन पढ़ी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में,
रेडियस की, वेलोसिटी के फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला याद करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, उन सारे फॉर्मूला में कौन सा नंबर आ रहा था, एटॉमिक नंबर या मास नंबर? एटॉमिक नंबर या मास नंबर? एटॉमिक नंबर, Z। मॉसले ने कहा कि किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, लाइक यहाँ एलिमेंट कौन सा, जिसको कैथोड रेज में फिलामेंट रखा, फिलामेंट हमने जिस मेटल का लिया उसकी बात हुई है, कह रहा उसकी प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। फिर बोहर कह रहा हाँ मैंने भी देखा एटम का रेडियस, वेलोसिटी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली मॉसले ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी एटॉमिक नंबर से रिलेटेड, बोहर ने भी बता दिया कि एटॉमिक नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। इतने में दो साइंटिस्ट और कूद पड़े थे, वार्नर, नाम नहीं याद रखना, नाम बता रहा हूँ, जस्ट जनरल वार्नर एंड रामसे और वार्नर ने भी ये बोला कि हाँ किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। पर उन्होंने लॉजिक क्या दिया, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। वो कह रहे हैं वार्नर या फिर रामसे, व्हाट बेसिकली सब साइंटिस्ट ने कॉमनली यही चीज मानी, जब कभी कभी आपने सुना हो 9th या 10th में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, सुने ऐसे ना, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स में आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है। तो रिएक्शन के दौरान हिस्सा लेने वाले कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर, और केमिकल रिएक्शन के दौरान हिस्सा कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन। तो पॉइंट ये उठा कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो एक ऐसी चीज पे डिपेंड करनी चाहिए जिसका आधार एटॉमिक नंबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। इसलिए मॉसले ने ये बोला चलो पूरे पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव के टेबल को एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या मेंडलीव के टेबल के ड्रॉबैक दूर हुए, और वैसा ही हुआ। इस आधार पर कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं और इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग किसी एटम का एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होता है। लेकिन एटॉमिक नंबर पता कैसे करोगे, ये आज मैं आपके सामने पहली बार बता रहा हूं। एटॉमिक नंबर हमें कहां से पता लगता है, मॉसले इक्वेशन से। याद करो बोहर मॉडल में मैंने पहले हमेशा बोला एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में मिलेगा। आज तक जितने भी चैप्टर हुए मैंने एटॉमिक नंबर निकालना नहीं सिखाया था, रिकॉल करो, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा चैप्टर देखो, कभी एटॉमिक नंबर ये नहीं बताया फाइंड कैसे किए। लेकिन आज आपके सामने उस चीज का आंसर है, एटॉमिक नंबर फाइंड होता कैसे है। मॉसले वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बताया हाउ टू फाइंड एटॉमिक नंबर। तो उसने कैथोड रेज क्या ली, डिफरेंट एलिमेंट लिए, कैथोड रेज हिट करवाई, और उस एलिमेंट से जब कैथोड रेज टकराती थी रिजल्टिंग एक्सरेज जो बन रही है उनकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट से ए और बी की वैल्यू से जेड पता की। और फिर बोला कि मेंडलीव के सारे टेबल को एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज कर दो और फिर देखो कि मेंडलीव के टेबल के ड्रॉबैक्स दूर होंगे, और ऐसा पाया गया। और फिर बोहर ने भी बोल दिया कि यस एटॉमिक रेडियस, वेलोसिटी, दे ऑल डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। A and B are the constant for every metal, every element. पर अगर कोई आपसे पूछे कि मॉडर्न टेबल में एटॉमिक नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप उसका लॉजिक क्या दोगे, रटोगे नहीं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हिस्सा कौन लेता है, बताओ। केमिकल रिएक्शन में हु पार्टिसिपेट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? हु पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कौन करता है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि मास नंबर को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिसाइड करता है। So that is the reason element should be arranged based on the atomic number, not on the mass. इसलिए सारे टेबल को दोबारा से मॉडिफाइड टेबल को, मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल को, उन्हीं 63 एलिमेंट्स के टेबल को, उन्हीं 63 एलिमेंट्स के टेबल को दोबारा अरेंज किया एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में, और ये देखा गया कि यस मेंडलीव टेबल के ड्रॉबैक दूर हो गए। कैसे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।
हैव यू नाइस, बाय बाय।